अच्छा जी, बीच में हेलो, आप लोग सुन रहे हैं जी? हेलो, आप सुन रहे हैं जी? जी सर। अच्छा जी, आप और आपने ये जो सारा एनालिसिस करना है, ये मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग की हुई है। ये पूरी की पूरी जो पाइपलाइन है GATK4 के नाम से, ये पाइपलाइन हमने प्रैक्टिस करनी है गैलेक्सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो गैलेक्सी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर उन्होंने फ्रीली अवेलेबल किए हुए हैं, और हम उसके अंदर एक पाकिस्तानी या एक जीनोम लेंगे और उसको दूसरे जीनोम के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये आपकी इंटरेस्ट के लिए ये आपके कोर्स का हिस्सा है, और अपने शौक से इसको देखिएगा और मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाइएगा। वहाँ पर आपको तकरीबन 8-9 वीडियोस मिलेंगी। इस GATK4 पाइपलाइन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन ये जो हम फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर तकरीबन 20 स्टेप्स हैं, और उन 20 स्टेप्स के अंदर तकरीबन 8-9 स्टेप्स जो है मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है गैलेक्सी का ओवरव्यू लीजिएगा। दूसरे नंबर पे फिर आपकी वीडियो, एक सीरीज ऑफ वीडियो है, उसके अंदर आपको मिलेगा GATK पाइपलाइन स्टेप 1, फिर GATK4 स्टेप 2, GATK4 पाइपलाइन स्टेप 3, GATK4 पाइपलाइन स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 और स्टेप 8। तो ये हमने करने हैं, इधर प्रैक्टिस भी करने हैं, और अगर कोई पहले करना चाहता है तो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको उधर वीडियो में बताई हैं, इधर मैंने आपको बतानी है। तो अभी आगे से पढ़ें जी, वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन। आप सादिया नदीम, ये जो हाईलाइटेड रीजन है, और इंशाल्लाह ये जो कोर्स है इसको लेने के बाद आप इतने हो जाएंगे कि अगर आपको जीनोमिक समझ आ जाएगी, इवन आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च पब्लिकेशन भी कर सकते सर मेरा क्वेश्चन तो रह गया, हैं। जी बेटे, वो अलाइनमेंट वाला सर, वो किसे खुद की थी या मतलब करवाई थी कोई सॉफ्टवेयर? वो बेटा हमने आपको बताना है अलाइनमेंट जब हमने करनी है, तो ये BWA सॉफ्टवेयर का नाम है, ये हमने यूज करना है। बोटाई सॉफ्टवेयर का नाम है, ये हमने वो अलाइनमेंट करनी है। हमारे पास एक अपना सीक्वेंस होगा, उसकी अलाइनमेंट हम करवाएंगे, और अलाइनमेंट को यहाँ पर मैपिंग बोला जाता है। तो इसके लिए हमने BWA MEM सॉफ्टवेयर यूज करना है, या बोटाई सॉफ्टवेयर यूज करना है, और इसके अलावा बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं। ये वरी करने की बात नहीं है, यही काम है मैंने आपको स्टेप नंबर 4 के अंदर करवाया हुआ है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ से पकड़ना है, क्या करना है, वो क्या करेगा, हर चीज एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है जी। वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन, समझ लगी है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। जी सर, आ गई। जी जी जी, शाबाश। वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट, SNV, हाँ जी स्ट्रक्चरल वेरिएंट, जी जी इंडल, जी जी। सॉफ्टवेयर GATK, हाँ जी, एस सॉफ्टवेयर सुन लें, एक सॉफ्टवेयर है उसका GATK, नाम GATK है, जीनोम एनालिसिस टूल किट। और सैम्पल। हाँ जी, ये पाइपलाइन का नाम भी यही कहलाता है, GATK1, GATK2, GATK3, GATK4। ठीक है जी, और ये सॉफ्टवेयर भी है, इसके अंदर बेशुमार छोटे छोटे पैकेजेस हैं। इसी तरीके से वेरिएंट कॉलिंग आप सैम टूल से भी कर सकते हैं, और जब वेरिएंट कॉलिंग हो जाती है तो फिर आप उसकी रीअलाइनमेंट भी करते हैं और रिकैलिब्रेशन भी करते हैं। तो आमतौर पर जो जो स्ट्रक्चरल और सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स हैं वो आप GAT के टूल से करते हैं, और उसके बाद जो सैम टूल से आप रीअलाइनमेंट और रिकैलिब्रेशन करते हैं, और इसके नतीजे में जो फाइल्स आपको मिलती हैं उन्हें बोलते हैं VCF फाइल्स, वेरिएंट कॉलिंग फाइल्स, VCF वेरिएंट कॉल फॉर्मेट या वेरिएंट कॉलिंग फाइल्स। ठीक है जी, वेरिएंट कॉलिंग के बाद इसका मतलब ये है आपके दोनों जीनोम कंपेयर हो गए हैं और वो आपको म्यूटेशंस बता रहे हैं, इसका मतलब है वेरिएंट कॉल हो चुके हैं। अच्छा, आगे क्या है जी, एनोटेशंस। सर ये रिकैलिब्रेशन में क्या करते हैं? आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। रिकैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि मैपिंग के बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं रिकैलिब्रेशन की, कुछ सीक्वेंस टैग
रिपीट्स आ गए हैं, कुछ डुप्लीकेट हो गए हैं, तो इस तरह की चीजें वो रिकैलिब्रेट करते हैं उस मैपिंग के स्टेप के अंदर। Annotation, comparison to public database, functional consequence course. अब क्या किया, जब हमारे पास VCF फाइल्स आ गई हैं तो इन VCF फाइल्स के को हमने एनोटेट करना है। एनोटेशन का मतलब ये है कि हम पब्लिक डेटाबेस से वो जीनोम लेते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं कि हमें इन VCF फाइल्स के अंदर बताओ कि हमारा पहला जीन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, दूसरा जीन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, उस जीन के अंदर एक्सॉन और एंट्रॉन किधर हैं। तो वो आपकी तमाम की तमाम जो VCF फाइल्स हैं उनको एनोटेट कर दिया जाता है और उसके बाद हमारे पास नई फाइल्स आती हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे जो जीनोम सीक्वेंस हुआ था जिसका हमने VCF फाइल बनाई है, अब इस VCF फाइल के अंदर किस किस जगह के ऊपर कहाँ कहाँ से जीन स्टार्ट हो रहे हैं। तो एनोटेशन का मतलब ये है कि हर न्यूक्लियोटाइड को और हर चीज को एनोटेट किया जाता है, उसको असाइन किया जाता है कि ये किस जीन का हिस्सा है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है, ये एक्सोनिक रीजन है, ये एंट्रोनिक रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है। तो पूरा खाली का जो खाली सीक्वेंस होता है वो कुछ नहीं होता, उसके साथ सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी टैग कर दी जाती है कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी ये पोजीशन है, ये प्रोटीन बना रहा है, ये इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर है और इस जीन के अंदर है और ये इस एक्सॉन का पार्ट है, एंट्रॉन का पार्ट है, इंटरजेनिक रीजन है, क्या है। तो सारी फाइल को एक पब्लिक डेटाबेस से पकड़कर उसकी हेल्प के साथ उसको एनोटेट कर दिया जाता है। जी आगे चलें। Realization, variant realization, read depth, comparison to other samples, software, IGV, BED tools, Big BED. तो जब आपकी बैम फाइल्स आ जाती हैं, एनोटेटेड बैम फाइल्स आ जाती हैं, तो उनको आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर से विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज करने का मतलब ये है कि आपको ओरिजिनल ये पता चले कि आपकी जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट हुए थे पूरे जीनोम के, वो असल में कैसे नजर आते हैं। उसके लिए एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है IGV। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ये, लेकिन IGV जो है ये सॉफ्टवेयर है इंटीग्रेटिव जीनोमिक व्यूवर। इंटीग्रेटिव जीनोमिक व्यूवर। तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आप अपनी बैम फाइल्स को विजुलाइज करते हैं। और ये मेरे पास ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे पड़े हुए हैं। ये देखिए अगर आपको नजर आ रहा है तो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। और स्टेप नंबर 4 या 5 के अंदर जो यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी इस GATK4 पाइपलाइन के सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डेड हैं, उसके अंदर स्टेप नंबर 4 या 5 के अंदर मैं आपको IGV के ऊपर वो वाली फाइल्स दिखा भी रहा हूँ। ठीक है जी। तो हम अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ये एक एक स्टेप हमने करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रायोरिटाइजेशन पढ़ेंगे। प्रायोरिटाइजेशन, Discovery of relevant variants, software, polyphene 2, VEP or VAAST, VAST. तो फिर हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटाइज करते हैं। जब हमने डाटा विजुलाइज कर लिया है तो अब हमने प्रायोरिटाइज करना है कि फर्ज किया पाकिस्तान की जो स्ट्रेन है उसकी चाइना की स्ट्रेन के साथ 500 जो है वो वेरिएंट्स आ गए हैं। अब उन 500 वेरिएंट्स के अंदर सबसे ज्यादा रेलेवेंट और सबसे ज्यादा एसोसिएटेड किसी भी डिजीज या ट्रेड के साथ जो वेरिएंट हो सकता है वो कौन है। तो हमने उनकी एसोसिएशन एनालिसिस करना है और हमने ये देखना है कि इन 500 में से कौन से 2, 3 या एक जो वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है उस ट्रेड के साथ, उस डिजीज के साथ, या वो जो भी चीज़ है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर, ये 3 सॉफ्टवेयर उसने बताए हैं, इनमें से एक सॉफ्टवेयर जो है वो हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है BEP, वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर। वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर, वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, इसने मेंशन नहीं किया हुआ एनोटेशंस के अंदर। तो एनोटेशंस के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसका नाम है SNPEFF, SNPEFF, स्निप इफेक्ट। ठीक है जी। इसी तरीके से
ये अब दोबारा प्रायोरिटाइजेशन पे आएंगे और यहाँ पर वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर, वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर का शायद हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। ये इंसाम्बल के ऊपर हमने एक दफा जीनोम के अंदर आर के ऊपर कुछ किया था। शुरू की ईद से पहले की क्लासें याद करें, इंजमाम उस वक्त पढ़ रहा था, तो हमने वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर्स की को डाउनलोड के पैकेज को डाउनलोड करके आर सॉफ्ट के ऊपर चलाया था और हमने कुछ एक दो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की थी। याद आ रहा है किसी को? आर के ऊपर, आर सॉफ्टवेयर के ऊपर, आर पैकेज, आर सॉफ्ट के ऊपर हमने वेरिएंट इफेक्ट प्रेडिक्टर के नाम से एक पैकेज डाउनलोड किया था, जिसमें हमने कुछ छोटे मोटे कमांड्स रन की थी। और अगर किसी ने वो आर पे यूज नहीं करना है तो ये एनसाम्बल के ऊपर भी पड़ा हुआ है, एनसाम्बल के ऊपर भी ये पड़ा हुआ है। ये कोई टेक्स्ट मैसेज आया है, इसको देखते हैं, हो सकता है किसी को याद आ गया हो। हिरा सिर्फ कहती है डेस्कटॉप की फाइल अगर आपने देखनी है सर तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओहो, ये क्यों नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी तक? ये कैसे हो सकता है? मेरी तरफ से तो है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो कैसे पढ़ रही है? जी हीरा, देखिए आप हो गई है। ये वाली हो रही है जो पे। अच्छा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो जब हम स्टेप पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो 5वां स्टेप आपको बताएंगे। अभी जनरल ओवरव्यू आप दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी पढ़ें जी। सादिया नदीम, अब प्रायोरिटाइजेशन होगी, वीसीएफ फाइल्स आ गई, अब स्टोरेज। Storage deposit data in ENA SRA, DP-GAP, BAM और VCF। आपका जो आपने जो ये सारा काम किया है, सैम्पलिंग की, सीक्वेंस किया, एनालिसिस किया, प्रायोरिटाइज किया, विजुअलाइज किया, और अब आपके पास फाइनल जो रिजल्ट्स आ गए हैं, तो वो ये कह रहा है कि ये दुनिया पूरी को भी की भी हेल्प हो जाए, तो आप ये सारे का सारा जो डाटा है ये किसी भी डाटाबेस के ऊपर सबमिट करवा सकते हैं। और उसमें से उसने 3 डाटा सेट्स का जिक्र किया हुआ है। ENA यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव के अंदर जमा करवा दें, SRA में सीक्वेंस रीड आर्काइव में जमा करवा दें, और इसी तरीके से DBGP डाटाबेस GAP में करवा दें, ठीक है जी। तो ये इसमें आप अपना फाइनल डाटाबेस डाटा जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं। अभी आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ से दोबारा पढ़ें, और उसके बाद जैसे ही हम GAT के पाइपलाइन पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे करना है। यहाँ से आप पढ़ें सादिया, यहाँ से। तो हमने GAT के 4 जो पाइपलाइन है ये सारी की सारी कर ली है। और ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर BSc की क्लासेस को नहीं पढ़ाया जाता। हम ये समझते हैं कि BSc के बच्चे अभी छोटे से हैं, दूध पीते बच्चे हैं, इनको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, वो बताने वाला हो तो इसको समझ आ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं हमें किसी ने नहीं बताई थी, हमने PhD पोस्ट डॉक के अंदर ये सारी जाके चीज़ें सीखी हैं। तो आप लोगों को हम इसी स्टेज पे बता रहे हैं, ताकि जब आप हमारी स्टेज पे आए तो आपको एम्बेरसमेंट ना हो और आपको ये सारी चीज़ें आती हों। आने से मुराद ये है कि हर चीज़ टीचर इनकलकेट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? और अगर मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली सारों को समझ भी नहीं आएगा। सारों को समझ इसलिए नहीं आएगा कि सारे लोग मोटिवेटेड नहीं होते। सारे लोगों को ये होता है कि यार BSc करनी है, बस रिश्ता करवाना है तो अस्सलाम वालेकुम। लोग इस चीज को प्रोफेशनली ले ही नहीं रहे होते। लोग ये सोच ही नहीं रहे होते स्टूडेंट्स कि अगर मुझे ये चीज जो मैं आज सुन रहा हूँ ये अगर मुझे पढ़ानी पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना पड़ जाए तो मैं क्या बता सकता हूँ। जिसके जहन में ये बात होगी वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सीखेगा भी, और उसको चीज़ें याद भी रहेंगी। और जिन लोगों की इंटरेस्ट नहीं होती है उन चीज़ों को समझ नहीं आती है। तो मेरा काम है बताना। अब ये आपका अपना मोटिवेशन लेवल है कि आपने इसको बस पढ़ के पेपर दे के पास करना है या इसको आगे एज ए प्रोफेशन के तौर पर भी यूज करना है। तो अगर आपके जहन में ये बात हो कि ये जो चीज़ आज हम सीख रहे हैं इसको मुझे बतानी पड़ जाए तो मैं बताऊंगा या बता सकती हूँ, तो फिर आप का मोटिवेशन लेवल और होगा, सीखने का लेवल और। तो मेरा काम है बताना, बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर।
ठीक है जी सादिया बेटा पढ़े, अलिशबा पढ़े जरा, अलिशबा खालिक आप पढ़ें। जी आवाज आ रही है अलिशबा? हेलो हेलो जी आवाज आ रही है, ठीक है जी। अलिशबा खालिक पढ़े, अलिशबा खालिक। अलिशबा खालिक नहीं है, चलें सादिया नहीं पढ़ी। सादिया नहीं पढ़े। थोड़ा नीचे करो। ये पहले आप फिक्र पढ़ लें, ये फिक्र का लेजेंड्स पढ़ें, चलें ये फिक्र का लेजेंड्स पढ़ें और उसके बाद फिर जी लोकल realignment, duplicate marking, base quality recalibration, analysis, raw reads input, mapping, local realignment, duplicate marking, base quality recalibration, analysis ready reads output. ठीक है जी। तो प्री एनालिसिस फेज 1 के अंदर जब आपके पास कोई भी डाटा फास्ट क्यू फाइल में आता है, वो डीएनए है या आरएनए है या और भी डाटा कई हो, ट्रांसक्रोमिक डाटा है, प्रोटियोमिक्स का डाटा है, तो वो जो पहला काम है वो क्या है, वो है आपका डाटा प्रोसेसिंग फेज 1। फेज 1 में क्या है, रॉ रीड्स। रॉ रीड्स आपके पास किस फॉर्म में आएंगे, फास्ट क्यू फाइल्स आएंगी, ठीक है जी। क्या आएंगी, क्यू हो। उसके बाद आप उसकी मैपिंग करेंगे, मैपिंग के पास लोकल रीअलाइनमेंट करेंगे, डुप्लीकेट जो रीड्स हैं उनको मार्क करेंगे और बेस क्वालिटी रिकैलिब्रेशन करेंगे। ये रट लें, रॉ डाटा आएगा, रॉ डाटा के पास आपकी ये इनपुट फाइल है, ये देखिए इसको उसने गोल किया हुआ है, ये फास्ट क्यू फाइल्स होंगी। उसके बाद आप उसकी मैपिंग करेंगे, लोकल रीअलाइनमेंट करेंगे, डुप्लीकेट मार्क डुप्लीकेट करेंगे, बेस क्वालिटी रिकैलिब्रेशन करेंगे, मैपिंग करेंगे, लोकल रीअलाइनमेंट करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे और बेस क्वालिटी रिकैलिब्रेशन करेंगे। और अब आपके पास जो फाइल्स आएंगी वो अब आपकी आउटपुट फाइल्स हैं जो कि आगे स्टेप फेज 2 में जाएंगी, ठीक है जी जी। Sample 1 reads SMP, Indel, sample N reads input, structural variation SV, raw वेरी variant गुड। output. तो अब फेज 2 के अंदर हमने वेरिएंट डिस्कवरी करनी है कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो SMP भी हो सकती हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकते हैं, एक और टर्म बोली जाती है MNPs, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकते हैं। सिंगल और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो हैं वो भी हो सकते हैं। उसमें उसमें डिफरेंस पता है आपको? उसके अंदर कई दफा क्या किया जाता है, ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। कई दफा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म तो ये है ना, ये इधर G है तो इधर A आ गया है, ठीक है। तो कई दफा ऐसे भी होता है, यहाँ पर ये G और C था और ये चेंज हो गया है A और G में, तो ये दोनों जो हैं ये इकट्ठी चेंज होती है। तो कई दफा ऐसे भी हो जाता है, ये जो तीनों हैं G C T या फर्ज की था, तो ये A में चेंज हो गया है, ये G में चेंज हो गया है, ये A में चेंज हो गया, तो ये तीनों इकट्ठी चेंज हो रही हैं। तो ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और ये जो दोनों हैं ये कहलाएंगी मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड
पॉलीमॉर्फिज्म्स, MNPs, ये हैं SNPs। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्शन और डिलीशंस यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ये G है, ये C है, ये नॉर्मल चल रहा है। तो कई दफ़ा दूसरे के अंदर इन G और C के दरमियान में T आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो T है ये इंसर्शन है, ये है इंसर्शन। और अगर फर्ज किया ये नॉर्मल है, GTC नॉर्मल सीक्वेंस है, वाइल्ड टाइप है, तो यहाँ पर एक गैप आ जाएगा, इसका मतलब है T जो है वो डिलीट हो गया, तो ये डिलीशन है। तो इन दोनों को मिलकर बोला जाता है इन डेल, इंसर्शन डिलीशन, इंडेल्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है SNPs, MNPs और इंडेल्स और स्ट्रक्चरल वेरिएंट SV जो है ये कई दफ़ा ये मेरा एक पेपर आया है, इसी साल आया था, नहीं 2019 के दिसंबर में आया था, जिसके अंदर हमने जो पाकिस्तान की बर्बरी गोट है और पाकिस्तान की जो पाक अंगोरा गोट है, इन दोनों के जो कलर पैटर्न्स हैं उनके रिस्पॉन्सिबल वेरिएंट्स हमने बताए हैं। उसमें हमने ये देखा था कि पेपर मेरे सामने भी पड़ा हुआ है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स हैं वो हमने देखे थे, और उन स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स के अंदर हमने ये देखा था कि जो पाकिस्तान की जो अंगोरा ब्रीड है उसकी जब हमने कवरेज देखी, ऐसे करके कवरेज देखी, तो नॉर्मल कवरेज चल रही होती है, तो यहाँ पर बेशुमार ज़्यादा सीक्वेंसेस हमें मिले। ठीक है जी। और मैं आपको दूसरी स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स पर किया, देखिए ऐसे करके बल्कि मैं आपको ये पेपर ही दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स का आपको पता चल जाएगा स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स क्या होते हैं। जी चैट्स आई हुई हैं 2। ठीक है, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स में आप वो वाला पेपर ही हम खोल लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये आपसे शेयर हो रहा है, ये वाला, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे, ये देखें, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे। हेलो जी सर, हो रही है। जी हिरा हो रही है, हिरा आसिफ कह रही थी नहीं। पहले नहीं हो रही थी, अब हो रही है। ठीक है जी। तो अभी ये जो वेरिएंट कॉलिंग वाला पेपर है, ये वाला पेपर पड़ा हुआ है, ये देखिए इधर, होल जीनोम कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तानी कोरोना वायरस विद चाइनीज एंड US स्ट्रेन्स अलोंग विद इट्स प्रेडिक्टेड सीवियरिटी ऑफ द कोविड-19। ये वाला वो पेपर है जो हमने ये गैलेक्सी पाइपलाइन यूज करके पब्लिश किया है। ठीक है जी। इसके अलावा एक पिछले साल पेपर पब्लिश हुआ था, एक और पेपर, 2 पेपर पब्लिश हुए हैं। ये मेरा स्विट्जरलैंड जाने से पहले मैंने काम किया था, इंट्रोडक्शन टू गैलेक्सी प्लेटफॉर्म फॉर NGS वेरिएंट कॉलिंग पाइपलाइन। ये देखें, ये सारे अभी इसी साल हुए हैं। ठीक है जी। तो ये आपके शौक के लिए आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स क्या होते हैं। ये मेरा 2019 के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ था, पोस्ट डॉक का मेरा काम है। इसको देखते हैं कि इसके अंदर स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स क्या होते हैं। इसके अंदर हमने आपको बताए हुए हैं कि स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स क्या होते हैं। ये आप इसकी PDF खोल लें। तो आप जब ये वेरिएंट कॉलिंग पाइपलाइन करते हैं तो इसके अंदर आप SNVs भी देखते हैं, इंडेल्स भी देखते हैं और स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स भी देखते हैं। ये एज ए सेकंड ऑथर मेरा पेपर है, ये वाला। इसके अंदर स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स हैं, ये है।
ठीक है जी, सादिया नईम। इसमें हमने ये बताया है, हमने ये ढूंढा है कि ये जो बकरी है, इस बकरी के ऊपर जो ये बिल्कुल वाइट कलर की है, और ये जो गोट है इसके ऊपर आपने देखा होगा सफेद स्पॉटिंग है। तो हमने इसमें ये बताया है कि ये जो सफेद स्पॉटिंग है ये अंगोरा ब्रीड है, और इसके क्रोमोसोम, इसका जो किट जीन है, किट जीन के ऊपर ये देखो ये नॉर्मल कवरेज है, ये रेड लाइन। इस जगह पर आकर ये 70.85 से लेकर तो ये 70.95 तक का जो रीजन है, ये देखिए कितनी ज्यादा दफा इसकी डुप्लीकेशन हुई। स्ट्रक्चरल वेरिएंस का मतलब है कि एक ही रीजन 2-3 दफा डुप्लीकेट हुआ है। और ये देखें कि ये नॉर्मल कवरेज है, ये फिर एक कवरेज 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स इतने से लेकर यहाँ तक, से लेकर यहाँ तक का जो सीक्वेंस है, ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ये डुप्लीकेट हुआ है। डुप्लीकेट नहीं हुआ हुआ यानी कि रिपीट हुआ हुआ। डुप्लीकेट का मतलब तो 2 गुना है ना। इसी तरीके से यही रीजन अगर बारबरी का देखा जाए तो वो देखें कि एक तो ये रीजन इतना ज्यादा ऊंचा नहीं है, लिहाजा इसकी जो रिपीट वैल्यू है वो कम है, और उसके साथ साथ बीच में इस रीजन में डिलीशन भी है, और ये वाली जो डिलीशन है ये समझ लें ये यहां से निकलकर यहां चली गई। तो ये वाले जो वेरिएंट्स हैं, अब ये यहां से लेकर जो यहां तक है, इसके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये देखें 70, ये 100 kb से भी ज्यादा ये नीचे लिखा आता है। ठीक है, तो ये जरा सादिया ये पढ़े जरा, ये जरा पढ़े, ये फिगर पढ़े जरा, फिगर 2, कॉपी नंबर वेरिएंट, इन्हें बोलते हैं कॉपी नंबर वेरिएंट, ये पढ़ें जरा, और इनको बोलते हैं कवरेज प्लॉट्स। जी, The coverage plot of बिजोर गोट, ये देखिए ये बिजोर गोट है, ये वाइल्ड एंसेस्टर है गोट का। इसके अंदर वो कहता है कि कोई ना वाइट कलर है ना इसके अंदर स्पॉटिंग है, और इसका जो जीनोम है वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और इसका कंपैरिजन फिर उसने किया हुआ है अंगोरा गोट के साथ और बर्बरी गोट के साथ। तो ये बिजोर गोट ये ऊपर वाली है, इसमें आपको कोई कॉपी नंबर वेरिएंट, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स नहीं मिल रहा। does not show any copy variation and represent the wild type allele. जी, In the ये वाइल्ड टाइप है जी। In the Park Angora breed ANG, the coverage plot show a triplication of 100 kb downstream of the KIT ये gene. देखें, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 kb न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 100,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 100,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेस पेयर्स हैं, और इनकी ट्रिप्लिकेशन हुई है, यानी कि 100,000 रिपीट हुए हैं 2 दफा 3 दफा। तो 100,000 यानी कि 100,000 बेस पेयर 3 दफा पड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ टेंडम। ठीक है जी, तो ये जब चूंकि 3 दफा जीनोम के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो वाले जो सीक्वेंसेस है वो ज़ाहिर अलाइन तो एक जगह ही होंगे ना। जब वो अलाइन एक जगह होंगे तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी वो ऊंचा सा मीनार बन जाएगा। और ये हमें बता रहा है कि ये 3 दफा हुआ है, 1, 2 और 3, यानी कि इस सारे मीनार की समझ लें जो हाइट है वो ये रेड जो लाइन लगी है इससे 3 गुना है। एक तो ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। तो हम इसको कहेंगे कि 100 kb का जो रीजन है वो ट्रिप्लिकेट में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें ट्रिप्लिकेट ऑफ द 100 kb रीजन दैट इज डाउन स्ट्रीम ऑफ द किट जीन। तो ये किट जीन है, तो किट जीन के आगे ये 3 दफा पड़ा हुआ डाउन स्ट्रीम। जी आगे पढ़ें। इन दी बर्बरी ब्रीड
The same region is duplicated. हाँ, The तो यही Burberry ये जो रीजन है, ये देखें ये डुप्लीकेटेड है। तो बर्बरी के अंदर ये डुप्लीकेटेड है, अंगोरा के अंदर ये ट्रिप्लीकेटेड है। बर्बरी के अंदर वो आगे जाके बताएगा डिलीशन भी है, और एग्जैक्टली यही डिलीशन असल में किसी और जगह पर ट्रिप्लीकेट में पड़ी हुई है। the Burberry allele जी the Burberry allele shows complex rearrangement involving the insertion of 23 kb genome segment originating at 89.2 MB into duplicated sequence at 70.9 MB with the simultaneous deletion of 16 kb of KIT sequence. ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर डिलीशन है, और ये वाली जो डिलीशन है इसको कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट कहते हैं, और ये वाला जो रीजन है ये जाकर यहाँ पर ट्रिप्लीकेट हो गया। ये दोबारा पढ़ें, द बर्बरी लीज शोज अ कॉम्प्लेक्स रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द इंसर्शन ऑफ 23 kb जीनोम। 23 kb का जो रीजन है, जो सेगमेंट है जीनोम के अंदर, वो ओरिजिनेटिंग एट 89.2 MB। ये देखें 89.2 MB के ऊपर 23 kb का रीजन जो है वो इंसर्ट हुआ है इनटू द डुप्लीकेटेड सीक्वेंस। डुप्लीकेटेड सीक्वेंस हुआ है एट, और ये हाँ, इंसर्ट ओरिजिनेटेड एट इनटू द डुप्लीकेटेड सीक्वेंस ऑफ 70.9 MB पे। यहाँ पर डुप्लीकेशन है, यहाँ पर 23 kb का इंसर्ट हुआ है, और ये साइमल्टेनियसली दोनों काम हुए हैं। और ये जो रीजन है ये 16 kb का है। 16 kb प्लस कुछ और मिलकर 23 kb मिलकर यहाँ पर इंसर्शन हुई है। तो ये वाली जो दोनों चीजें हैं ये बर्बरी के ये काले सफेद धब्बों में एक्सप्रेस हो रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चरल वेरिएंट। आगे चलें प्लीज। Please note that the average at 89.2 MB एवरेज नहीं, corresponds कवरेज। oh, sorry. Please note that the coverage at 89.2 MB corresponds to 3 times the average. यस, ये देखिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये डुप्लीकेटेड है, यहाँ पर ये सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो ट्रिप्लीकेटेड है। तो वो नोट कह रहे हैं कि ये नोट कीजिएगा कि ये यहाँ पर डुप्लीकेटेड है, और ये जो इंसर्शन है 23 kb की ये ट्रिप्लीकेटेड है। तो ये दोनों चीजें मिलकर बर्बरी के अंदर उसका जो स्किन कलर है वो इस तरीके से स्पॉटेड है, और इसके अंदर ये बिल्कुल वाइट है जी। One genome equivalent corresponds to wild type sequence at 89.2 MB. जी Read pair information indicated that the other two genome equivalents are inserted into the duplicated sequence at 70.9 MB as per figure. The dashed red line indicates the average coverage across the whole genome of each full sequence dataset. तो ये अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो लाखों हजारों डेटाबेस बेस पेयर जो हैं अगर रिपीट हो रहे हों, और उस वजह से अलाइनमेंट मैप्स जो हैं, जो कवरेज मैप्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और इस तरह की चीज़ों को हम स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स बोलते हैं। ये कोई एक म्यूटेशन की वजह से नहीं हुआ, ये आपके सामने वो कह रहा है 100,000 बेस पेयर्स की रिपीट होने की वजह से ये वाला जो ट्रेट है उसके अंदर डेवलप हुआ है। इस तरह के वेरिएंट्स को स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स बोला जाता है। स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स, सैंपल एंड रेट्स, स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स। ठीक है जी, ये मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इस तरह के वेरिएशंस को स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स बोला जाता है। तो ये मेरे पास एक एग्जैक्ट एग्जांपल थी, और हमने ये स्ट्रक्चरल वेरिएंट देखा है जिसमें पाकिस्तानी बोर्ड का जो कोड कलर है वो रिस्पॉन्सिबल है। जी आगे पढ़ें। Phase 3 Integrative Analysis. Raw Index, Raw SNPs, Raw SBs. Input. तो ये जो आपके पास आई हैं जी, ये रॉ वेरिएंट्स आपके पास आई हैं, और अब आपने इसके साथ क्या करना है। External data, pedigree, population structure, non-variation, non-genotype. Pedigree में variant quality recalibration, analysis read variant, non-genotypes, genotype refinement, analysis read variant output.
तो इन सारों के साथ, पेडिग्री के साथ, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, नॉन वेरिएशन, नॉन जीनोटाइप के साथ हम जीनोटाइप की रिफाइनमेंट करते हैं और वेरिएंट क्वालिटी जो है उसकी रिकैलिब्रेशन करते हैं कि जो हमने वेरिएंट्स कॉल किए हैं उनको रिकैलिब्रेट करते हैं कि हम कोई गलत वेरिएंट तो नहीं ले रहे। ठीक है जी। तो ये जब आप एक एक स्टेप करेंगी तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। अब ये ज़रा 9.7 पढ़ें। जी Workflow for variant discovery and genotyping from next generation DNA sequencing using GATK. In the first phase, raw de- re- in the first phase, raw re- in the first phase, raw reads in the FASTQ format are mapped to a reference genome, realigned, duplicate reads are removed, and base quality scores are recalibrated. यस In the second phase, variants are identified in the three categories of single nucleotide polymorphism (SNP), insertions, deletions, indels, and structural variants (SP). In the third phase, quality scores of variants are recalibrated and genotypes are refined in the context external data scores that inform the analysis. The steps are introduced by GATK greatly reduce both false negative and false positive errors adapted from De Paristo et al. 2011 with permission from Macmillan Publishers. ठीक है जी। तो आमतौर पर ये GAT के जो पाइपलाइन है इसको GAT के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। GAT के बेस्ट प्रैक्टिसेस पाइपलाइन फॉर द वेरिएंट कॉलिंग एनालिसिस। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा पेपर के अंदर तो मैं ये पूछूंगा एक्सप्लेन दी स्टेप्स ऑफ GATK4 पाइपलाइन, GATK4 पाइपलाइन, GATK बेस्ट प्रैक्टिसेस पाइपलाइन फॉर वेरिएंट कॉलिंग एनालिसिस। इसको आमतौर पर इस तरीके से पूछा जाता है। उसमें आप ये मुझे सारे स्टेप्स बताएंगे और चूंकि आपने हाथ से किए होंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपसे मोटा मोटा पूछा जाए तो वो ये बता रहा है इन द फर्स्ट फेज रॉ रीड्स इन द FASTQ फॉर्मेट्स आर मैप्ड टू अ रेफरेंस जीनोम, मैपिंग की जाती है, अलाइनमेंट की जाती है। उसके बाद रीअलाइन किया जाता है, डुप्लीकेट्स को मार्क किया जाता है और जो बेस क्वालिटी स्कोर्स होते हैं उनको रिकैलिब्रेट किया। इन द सेकंड फेज वेरिएंट्स आर आइडेंटिफाइड in the three categories of the single nucleotide, insertions and deletions and structural variants. In the third phase, ये वही चीजें हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। In the third phase, quality score of the variants are the recalibrated and genotypes are refined in the context external data source that inform the analysis. The step introduced by GATK greatly reduced false negative and the false positive पॉइंट्स। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने GAT के पाइपलाइन को मजीद पढ़ना है तो आपको एक रीडिंग मटेरियल देता हूँ, ये देखिए। तो आप लिखें यहाँ पर GAT के पाइपलाइन। तो ये ब्रॉड इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि सिर्फ इस पाइपलाइन के ऊपर लगा होता है। इसमें आप एक दुनिया है, इसको आप देखिएगा कि ये क्या है। ये पाइपलाइन, प्लेटफॉर्म, टूल्स, लाइसेंस जो भी है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ द GATK, ये एक डाटा पैकेज भी है। GATK टूल्स इसके अंदर हैं। पाइपलाइन जो है वो ये है पाइपलाइन सारी। ठीक है जी।